हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको जर्नल एंट्रीज सिखाई और उसके बेसिस पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया जो मैंने आपको लिंक में दे रखा है। आप लास्ट क्लास में लिंक जो दिया था वो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे उसको आप इस अगर आपने लास्ट क्लास नहीं भी देखी तो पहले आप वो देखें और वहाँ से लिंक डाउनलोड करें। और इस क्लास के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सेम लिंक है, मतलब जिसने पहले डाउनलोड कर लिया था उससे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सुने, वहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस हैं जो आपको दे रखे हैं। मैंने आपको पूरे मतलब जर्नल एंट्रीज के ये कॉन्सेप्ट हैं, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, आप जहाँ से भी पढ़ लें। अब क्या है कि हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हम बात करते ही नहीं, एक्चुअल में हम अपने कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे पहले, फिर ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर वो उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, आप मैच कर लेना सिर्फ, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना, उसके ऊपर थोड़े पॉइंट्स पे दोबारा से एक बार रिवीजन के लिए डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। सुनना ध्यान से, देखो मैंने आपको ये बताया कि आप जब भी क्वेश्चन करते हैं ना तो आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, सॉरी लेजर फॉर्मूला, सॉरी वाउचर नंबर भी आएगा आगे, मेरा ध्यान नहीं रहा, अमाउंट, डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। हम ये चीज कर रहे हैं जिसमें ना मैंने आपको कहा था कि पहले क्लासेस में कि डेट के ऊपर अभी हम ध्यान नहीं देते, हम कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। डेट पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, करना क्या है, डेट ही तो लिखनी है एक। लेकिन मुझे क्या है, डेट वाले कॉलम में ना वो रियल पर्सनल लिख के समझाना था साथ के साथ, क्योंकि हम पर्सनल रियल नॉमिनल को अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने अब यहाँ पे वो रूल नहीं लिखे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अब वो रूल मैंने नहीं लिखे। मैं ये चाहता हूँ कि अब आप खुद अप्लाई करें चीज़ों को, अब बार बार वो रूल लिखने से फायदा नहीं है, ठीक है। तो मुझे वैसे ही बेसिक एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ अपनी मर्जी से 4-5 एंट्रीज, ताकि आपका माइंड दोबारा से उस चीज़ों को जो आपने पिछली क्लास में समझा था उसको पढ़ पाए, ठीक है। एक बात बताएं, बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगा के, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, मतलब कौन सा अकाउंट, कैश आया, कुछ आ रहा है ना, लेना तो हो रहा है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको पता ही है, मैंने जैसे बताया था कि टू थोड़ा सा क्रेडिट के लिए जो आप लिखते हैं वो टू वर्ड से यूज करते हैं, डिनोट करते हैं उसको, और डेबिट के लिए डीआर लिखते हैं, क्रेडिट के लिए सीआर आप यहाँ पे लिखते नहीं है, टू लिखते हैं, वो भी थोड़ा सा जो डेबिट की जो भी आपने वर्ड लिखा है उसे थोड़ा पीछे करके, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन है टू। अब बिजनेस के मालिक का नाम है मान लो एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने पैसा लगाया तो वो गिवर है, गिवर है ना। अब गिवर का कौन सा रूल है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। कभी भी ये जरूरी नहीं है कि रियल है तो रियल ही डेबिट में आएगा, क्रेडिट में भी रियल आएगा, डेबिट में रियल आएगा तो क्रेडिट में पर्सनल आ सकता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दी है। लेकिन कभी भी ओनर का नेम नहीं लिखते, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टू कैपिटल, एक्स का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब एक्स ने पैसा लगाया बिजनेस में, हम वर्ड लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा आया, लेन हुआ लेकिन देन नहीं हुआ, तो जिस जिस पर्सन ने भी पैसा दिया उसका नाम लिख देना चाहिए। लेकिन ओनर के केस में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, जब अकेले किसी पर्सन ने पैसा लगा रखा है। जब ये पार्टनरशिप फॉर्म होगी ना, जब आप +2 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखेंगे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जितने भी लोगों ने पैसा लगा रखा है, ठीक है। वो भी हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसकी कोई बात नहीं है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए जब भी ओनर पैसा लगाते हैं तो टू कैपिटल। अब मान लो ओनर बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है तो टू कैश, पैसा तो जा रहा है मतलब देना तो हो रहा है, लेना नहीं हो रहा, तो जो पैसा लेके जा रहा है उसको डेबिट कर दो, मतलब मिस्टर एक्स को। लेकिन जब मालिक पैसा लेके जाता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। जब मालिक पैसा देता है तो कैपिटल क्रेडिट होती है ये गिवर ही, और जब लेके जाता है तो वो क्या होता है, रिसीवर होता है, लेकिन उसका मालिक का नाम नहीं लिखते, क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जब पैसा लगाया, मान लो 1 लाख रुपया लगाया, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर, बस प्रोप्राइटर मतलब मालिक या ओनर,
उसने पैसा लगाया, उसका नेम भी लिखेंगे। मान लो उसने पैसा निकाल लिया, अच्छा साथ में हम लिख भी देते हैं ये कौन सा है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और ये क्या है, गिवर। ओनर के केस में हम उसका नाम नहीं लिखते, बस वैसे एक्स है, मान लो कोई आउटसाइड पार्टी होता था तो एक्स ही लिखते हम यहाँ पे। तो ये क्या है, पर्सनल। मेरा काम है आपको इस क्लास में सिर्फ रिवीजन करवाना, फिर हम सेकंड क्लास पे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद ओनर ने पैसा निकाल लिया, बताओ क्या करोगे। ओनर ने पैसा निकाला, जेब से पैसा गया टू कैश, पैसा तो जा रहा है, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान लेते हैं 20,000 रुपए निकाल दिए। अब 20,000 रुपए निकाल दिए, जिसने भी पैसा निकाला वो कौन था, ओनर। वो ले मतलब हमारे से कुछ ले तो रहा है, मतलब हम उसको दे रहे हैं, देन तो हो रहा है, लेकिन लेना कुछ नहीं हो रहा। लेना नहीं हो रहा तो सामने वाले पर्सन का नेम लिख देना चाहिए। वो रिसीवर है ना, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, लेकिन हम ओनर का नेम ना लिख के क्या वर्ड यूज करते हैं, जब पैसा निकालता है तो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जब पैसा निकालता है तो ड्रॉइंग्स वर्ड यूज करते हैं, जब पैसा देता है बिजनेस को तो क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल। ठीक है दोनों पर्सनल अकाउंट ही। अब हम फर्दर आगे आते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था एक क्लास के अंदर भी, पर्सनल के अंदर भी टाइप्स होती हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको याद क्यों करवाऊं। बात तो यही है ना, आपको याद ही नहीं करवाना कुछ भी, आपको अप्लाई करके दिखाना है। आप पता है क्या है, अगर आप एक फेस टू फेस में कहीं पे पढ़ रहे होते, मतलब क्लासेस में अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं आप, जैसे मान लो फेस टू फेस में किसी टीचर से पढ़ रहे होते तो आपको सीरीज में पहले थ्योरी करवाई जाती कई क्लासेस में, फिर आपको एक गोल्डन रूल याद करवाए जाते, फिर बताया जाता कि पर्सनल के अंदर ये नाम आते हैं या ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ऐसा कुछ अभी मैंने आपको डिस्कस ही नहीं किया, वैसे तो मैं बताऊं ना। लेकिन होता क्या है कि वहां पे ना फिर आप क्या कर लेते हैं, पहले आप थ्योरी को अलग पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल अलग पढ़ते हैं, और दोनों को आपस में रिलेट नहीं कर पाते। मैं आपको हर चीज रिलेट करके बताऊंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ना पर्सनल के अंदर टाइप्स हैं तो रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए निश्चिंत रहें कि मैंने अगर आपको नहीं करवाया तो उसके ऊपर अभी आप सोचे ही नहीं, और बस ये जो मैं बता रहा हूं आप उसको सुने। अब देखें, तो मैं साथ साथ रब भी कर देता हूं इसको मैं। अब मुझे बताएं, देखो अगर हमने गुड्स परचेज करे, हमने गुड्स परचेज करे कैश में, तो एंट्री क्या होती है बताना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो 50,000 रुपए के गुड्स परचेज करें, 50,000, ठीक है। मुझे ये बताएं, परचेज आपके लिए कोई थिंग्स वस्तु आ रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिसका लिंक डायरेक्ट रीसेलिंग से है, मतलब सेल परचेज है, आप उसका नेट रिजल्ट देखना चाहते हैं। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में नेट रिजल्ट समझाया नहीं, आपको नेट रिजल्ट भी समझा देता हूं। देखो एक बात बताओ, आपने गुड्स परचेज करे 50,000 रुपए की, नॉमिनल अकाउंट, मैंने बोला है इसको खर्चा माने, और जेब से कैश गया रियल। अब आप कहते हैं कि ये भी तो वस्तु है, इसको भी रियल मान लो, डेबिट वर्ड कम्स इन, लेकिन साथ के साथ हमने इसको बेच दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट मान लो 60,000 रुपए में बेच दिया, टू सेल्स कितने रुपए, 60,000 रुपए। मुझे एक बात बताएं, इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या आ रहा है। 50,000 रुपए की जो आइटम खरीदी वो 60,000 रुपए की बेच दी, एक्चुअल में वो वस्तु तो मेरे पास नहीं पड़ी ना, खरीदने के बाद जब बेची तो वो थिंग्स मेरे पास नहीं पड़ी। अल्टीमेटली आपके पास नेट कैश कितना आया, अगर आप इन दोनों एंट्री को कंबाइन करें ना, तो आपके पास कैश कितना आ रहा है नेट, 10,000 रुपए। खरीदा और बेचा, खरीदने में 50,000 गए तो बेचने में 60,000 वापिस आ गए, तो मतलब 10,000 रुपए की आपको कमाई हुई। और कैश मतलब मैं इन दोनों एंट्रीज का अगर नेट कर दूं, एक बार मैं पहले लिख देता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये क्या है, नॉमिनल, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। जैसे गुड्स परचेज करना खर्चा है, वैसे गुड्स सेल करना भी क्या है, हमारे लिए इनकम है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं इन दोनों एंट्रीज को नेट किया जा सकता है क्या, आप ये चेक करके देखो, कैश आया और गया कितना, दोनों का टोटल करना, नेट 10,000 रुपए आया, एक बार कैश गया 50 का, फिर दोबारा से 60 का आया, तो नेट हमारे पास 10,000 रुपए आया। तो मैं सीधा लिख दूं कैश अकाउंट डेबिट 10,000, कैश आया, इसके अगेंस्ट कुछ गया क्या। अब आप कहेंगे गुड्स गए तो हैं, लेकिन वो आए थे और गए थे, दोनों नेट कर तो दिए। ये चेक करके देखिए, जब आपने गुड्स बेच दिए, खरीदने के बाद वापस बेच दिए, मतलब आए और गए, उसके बाद आपको 10,000 रुपए की बचत हो रही है, मतलब आपको फायदा हुआ है ना, फायदा हुआ है ना। मुझे बताएं वो जो फायदा है, ये तो डेबिट व्हाट कम्स इन है,
इन दोनों का नेट कर रहा हूं मैं कैश का, लेकिन जो आपको 10,000 रुपये बचे वो आपका फायदा है। और फायदा क्या होता है? क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। यही मैंने पढ़ाया ना नॉमिनल का रूल। आपको जब भी आप कुछ बेचते हैं और आपको उससे फायदा हुआ है, उसका नेट करके देखें तो आपका नॉमिनली तो बन रहा है क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। आपकी इनकम कितने की हुई? 10,000 रुपए की। और उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। कौन से अकाउंट ने बताया? नॉमिनल अकाउंट में। तो आप यहाँ पे नॉमिनल बोलेंगे ना कि इनकम कितने की हुई आपको? 10,000 रुपए की नॉमिनल। तो आप नॉमिनल ना ही, आप यहाँ पे इनकम वर्ड नहीं यूज करते, आप सेल्स और परचेज को नेट करके इनकम कर रहे हैं ना। इसलिए ना ही मैं सेल को रियल अकाउंट बोलता हूं कि गुड्स गए, ना ही परचेज को ये दिखाता हूं कि आए, मतलब रियल अकाउंट के तरीके से, वस्तु के तरीके से, वो नहीं मानते हम यहाँ पे। रीजन यही है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि आप गुड्स के केस में आप उनको एक्सपेंस और इनकम मानेंगे। लेकिन अगर आप एसेट्स खरीद रहे हैं जिसका पर्पस रीसेलिंग नहीं है, तो आप उसको रियल अकाउंट ही बोलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, या अगर उसको बेचेंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं, जैसे कोई भी सर्विसेज लेते हैं उसके बदले में पे कर देते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पे करते हैं, मतलब रेंट आपने बिल्डिंग यूज किया तो कुछ आया, रेंट डेबिट, मतलब आएगा मतलब सर्विसेज आई उसके बदले में, और उसके बदले में हमने कैश पे कर दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, कुछ भी हो, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ड्राइंग्स का भी ट्रीटमेंट समझ लिया। अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी बेची तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, दोनों ही रियल है। ये बातें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारे समझाने का है, ठीक है। उसमें अब डिस्कस करते हैं। देखो मेरे को एक बात बताओ, आपने गुड्स परचेज करे, ठीक है। मैं बिल्कुल बिना सेकंड क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सेकंड क्वेश्चन आपने खुद ही करना है, ठीक है। मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूं गुड्स परचेज के और सेल्स के, और उसी के बेसिस पे आपने सेकंड क्वेश्चन करना है। मेरा काम है सिर्फ समझाना। देखो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी इमेजिनरी फिगर बोल रहा हूं। गुड्स परचेज करें, ठीक है। मैं क्या करता हूं, पहले ना आप काम करें, आपका काम है ये। अब जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ना, आप उसको नोट करेंगे, ठीक है। 3 बातें लिख रहा हूं, उसको नोट कर लेना। एक एग्जाम्पल है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर श्याम फॉर ₹1 लाख। देखो गुड्स जब कैश होते हैं ना तो खुद बता देता है, मतलब श्याम से खरीदे तो उधार ही है, अगर नाम आ गया ना उसका। अब मैं आपको कहूँ गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम फॉर कैश, अब आप कहेंगे नाम तो आ गया, इसका मतलब उधार है, साथ में फॉर कैश भी तो दिया हुआ है। मतलब आपको बात हर बारी समझ नहीं है। मैं ये बोलता हूँ गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, तो कैश ही है। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम मतलब उधार है। गुड्स परचेज फॉर कैश मतलब नकद है, ठीक है। तो अगर सिर्फ नेम आ जाता है ना, तो इसका मतलब आपको क्या मानना है कि वो क्रेडिट पे है, क्रेडिट मतलब उधार पे है, ठीक है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹1 लाख, ये फर्स्ट बात। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर श्याम ऑफ ₹30,000, 30,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, ठीक है। हमारे पास 1 लाख के गुड्स आए थे, हमें कुछ जो रिक्वायर्ड थे वो गुड्स हमें नहीं मिले, हमने वापस कर दिए। अब मुझे एक बात बताएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़े एक बारी पहले। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मिस्टर श्याम बाय पेइंग हिम ₹69,000। देखो मैं तीनों लाइन पढ़ रहा हूं, आप पहले नोट करें, मैं फिर इसको रब कर दूंगा। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर श्याम फॉर ₹1 लाख, 1 लाख रुपए के आपने गुड्स खरीदे श्याम से। फिर हमें लगा कि हमें जिस हिसाब के गुड्स चाहिए थे वैसे नहीं मिले, तो गुड्स रिटर्न टू मिस्टर श्याम ऑफ ₹30,000, हमने 30,000 रुपए के गुड्स उसको वापस कर दिए, ठीक है। उसके बाद सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मिस्टर श्याम बाय पेइंग हिम 69,000। जो मैंने लाइन बोली है वो आप बस लिख लें, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो। मुझे एक बात बताएं, हमने शाम से कितने रुपए के गुड्स खरीदे थे?
हमने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, मैं एंट्री पहली क्या करूंगा, फर्स्ट एंट्री। मैं डेट के ऊपर अभी भी बात नहीं कर रहा, लेजर फोलियो पे अभी भी बात नहीं कर रहा, ठीक है, ना ही मैं अब नरेशन पे बात करूंगा। हम अभी भी कंसेप्ट समझने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। देखो मुझे एक बात बताएं, आपने गुड्स परचेज करे तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, गुड्स परचेज किए हमने, परचेज अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए के हमने गुड्स परचेज करे टू श्याम, ठीक है। मैंने आप किसी भी क्लास में जरूर बताया होगा, जितने भी मैंने समझाए हैं, कि नेम जो होता है, नेम के साथ हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब एक बात बताएं, नरेशन मैं नहीं लिख रहा, हमने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे शाम से, उसके बाद हमने उसको 30,000 रुपए के गुड्स वापस करे ना। मुझे इतना बताएं, जब हमने गुड्स खरीदे थे तो मेरे लिए गुड्स खरीदना नॉमिनल होता है, मैंने आपको पहले से बताया है, बेशक वस्तु है लेकिन नॉमिनल है, नॉमिनल। क्या आपकी जेब से अभी कुछ गया क्या? अगर आपने कुछ लिया, मतलब खर्चा किया नॉमिनल के हिसाब से, उसके बदले में क्या आपकी जेब से कुछ गया? नहीं गया। अगर नहीं गया तो कौन सा रूल लगता है? अगर जाता तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और अगर नहीं गया तो पर्सनल अकाउंट पे आ जाओ, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट कर दो, हाँ भाई हमने इसको पैसे देने हैं, तो ये पर्सनल, ठीक है। अगर मैंने गुड्स परचेज करे हैं और पैसा नहीं दिया तो गिवर का नाम लिख दो, गिवर कौन है? श्याम है। फिर जब मैंने गिवर का नाम लिखा, उसके बाद मैंने उसको गुड्स वापस कर दिए। देखो जब मैंने उसको गुड्स वापस कर दिए तो वो रिसीवर है कि नहीं गुड्स का? बिल्कुल है। तो श्याम डेबिट पर्सनल, रिसीवर है 30,000 रुपए। मुझे एक बात बताएं, जब आप गुड्स खरीदते हैं तो उसको खर्चा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं, मैंने आपको समझाया खर्चा क्यों बोल रहे हैं। जब आपके गुड्स वापस चले जाएंगे तो क्या आप उसको इनकम बोलेंगे? सोच के बताएं। मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, तो मेरा खर्चा है, 1 लाख रुपए का। मैंने गुड्स वापस कर दिए शाम को, क्योंकि जो मुझे गुड्स चाहिए थे वैसे उसने दिए नहीं, मैंने 30,000 के गुड्स वापस कर दिए। क्या मुझे इनकम हुई? क्या मुझे इनकम हुई? मैंने आपसे एक एग्जाम्पल के बाद से बात समझ आएगी। मुझे एक बात बताएं, अगर आपके घर में पेरेंट्स की ना इनकम आती है, जैसे मान लो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये आती है इनकम, उसमें आपके ना मतलब जो आपके घर के खर्चे हैं वो कितने हो जाते हैं? 40,000 रुपीज़ के। 40,000 का खर्चा हो जाता है, आपके पास कितना बचता है सारे खर्चे करने के बाद? 10,000 रुपये। क्लियर सी बात है, 50,000 रुपये पेरेंट्स की इनकम आती है, 40,000 रुपये खर्च हो जाते, तो 10,000 आपके पास बचते हैं। मान लो अगर पेरेंट्स की इनकम बढ़ के 60,000 हो जाए, तो अब आपको कितने रुपए बचेंगे? खर्चा 40 ही है, खर्चा 40 है, और इनकम कितनी हो गई? 60, तो 20,000 रुपये बचे। आप अपनी इनकम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, आप सोच के देखना। अगर आपकी सैलरी ही बढ़ जाए जो पेरेंट्स की, तो भी इनकम हो सकती है। या दूसरा तरीका और भी तो है कुछ बचने का, जो नेट बचे थे, पहले 10 बच रहे थे, फिर 20 क्यों बचे? क्योंकि पेरेंट्स की सैलरी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। ऐसा भी तो हो सकता है, खर्चे घटा लो। लॉकडाउन में तो सारे खर्चे घटा रहे हैं, है ना, खर्चे घट रहे हैं, अभी धीरे धीरे और भी घटेंगे, एक आधा महीना और होने दो लॉकडाउन, कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सैलरी पेरेंट्स की 50 ही रहे, और जो खर्चा है ना वो 40 से 30 हो जाए। आपका खर्चे घटा लिया आपने, कंट्रोल किया, तब भी तो आपको इनकम हुई 20 की। मतलब मेरे कहने का मतलब है, क्या इनकम बढ़ने से, मतलब इनकम का मतलब वो सैलरी बढ़ने से ही क्या इनकम बढ़ेगी? क्या सेविंग बढ़ेगी? सॉरी, सैलरी बढ़ने से ही क्या सेविंग बढ़ेगी? क्या कई बार आपको खर्चे घटाने से भी सेविंग बढ़ सकती है। समझ रहे बात को? मैं इस बात को यहां पे समझा रहा हूं, मैं आपको एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाता हूं। एक बिजनेस है, बिजनेस ना क्या कर रहा है कि उसकी सेल हो रही है 20 लाख रुपए की साल की, उसके कंपटीशन वाले की भी सेल 20 लाख रुपए हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? दोनों सेम लेवल पे ही काम कर रहे हैं, दोनों की सेल 20 लाख रुपए है, लगभग 20 लाख बराबर ही है, मान लो पूरी बराबर है। लेकिन जो ए है ना, पहले ए का खर्चा उस पे खर्चा कितना था? 15 लाख रुपए, बी का भी 15 लाख रुपए था। लेकिन नेक्स्ट ईयर में ना दोनों की सेल तो 20-20 लाख रुपए हुई, बी का खर्चा ही 15 हुआ, लेकिन ए का खर्चा ना 12 लाख रुपए हुआ।
मतलब बी ने किस हिसाब से इनकम बढ़ाई, क्या सेल बढ़ा के बढ़ाई या खर्चे कम करके। देखो सेविंग्स तो या बचाने की बात हो रही है तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो अपनी सेल बढ़ाओ या अपने खर्चे घटाओ, है ना। तो सेम बात आप यहां भी तो समझ सकते हैं। मैं आपसे भी एक बात पूछता हूं, गुड्स परचेज करें, गुड्स परचेज करें कितने रुपए के, 1 लाख रुपए के, उसमें से आपने 30,000 के वापस कर दिए, तो आपको क्या इनकम हुई, खर्चा घटा, इनकम नहीं हुई। आपका परचेज का खर्चा जो 1 लाख का था, 30,000 रुपए के गुड्स वापस करने के बाद वो खर्चा कितने का रह गया, 70,000 रुपए का। मतलब खर्चा कम होना भी तो इनकम ही है। और वही रूल लगेगा क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। डायरेक्टली आप उसको इनकम नहीं बोल सकते। आप, मैं आपको कहूँ ना, गुड्स पर रिटर्न करें तो आपकी इनकम होगी, इनकम काहे की होगी, आपने गुड्स खरीदे थे वापस कर दिए, लेकिन आपकी परचेज का अमाउंट जो 1 लाख रुपए का था, अब कितने का रह गया, 70,000 रुपए का रह गया। तो आपका खर्चा तो घटा, जो खर्चा पहले 1 लाख शो हो रहा था वो कितना हो गया, 70,000 हो गया। मतलब खर्चा कम होना भी आपके लिए इनकम है। मतलब जो नॉमिनल का रूल है, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, तो ये इनकम ही है एक हिसाब से, ठीक है। तो शाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, आप इसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, और ये आपके लिए इनकम का ही काम कर रही है। आपको बात क्लियर होगी होनी चाहिए। मैंने पहली एंट्री समझाई, दूसरी समझाई, अब तीसरी पे बात करते हैं। देखो आपने जिससे गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, आपने शाम को कितने रुपए देने हैं, अब 1 लाख, शाम को 30,000 के तो गुड्स ही वापस कर दिए, अब कितने रुपए देने हैं शाम को, 70,000 रुपए अभी देने हैं। वो रिसीवर बनेगा कभी ना कभी। देखो पहली एंट्री में वो गिवर था, कहता है ले जा भाई, फिर वो रिसीवर बना, अब मेरा देने का टाइम आया ना, तो मैंने देने में क्या किया, 30,000 के तो गुड्स ही वापस कर दिए, अब बाकी क्या दूंगा, कैश दूंगा। लेकिन मैंने कैश उसको कितना दिया, 70 के बदले में 69,000। और आपको ध्यान होगा लास्ट लाइन में मैंने क्या लिखा था, सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मिस्टर श्याम बाय पेइंग ₹69,000। इसका मतलब क्या है, हमने उसका अकाउंट पूरा सेटल कर दिया। अब ऐसा कैसे हो सकता है हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, क्योंकि 70,000 देने थे, 70,000 रुपए आपने देने थे, लेकिन आपने पे कितने करे हैं, 69,000। यही तो उसके साथ डील हुई है। उसको ये कह दिया भाई पैसे पूरे दे दूंगा, 69 दूंगा, मतलब अभी दे दूंगा पैसे। 2-3 दिन बाद बोला, महीने बाद बोला, जब भी है उसने पैसे मांगे मिस्टर श्याम ने, हमने कहा भाई देख 70,000 रुपए देने बनते हैं ना, 69 दूंगा, हिसाब खत्म कर दे, काटा मार दे। होता है ना, दुकानदार क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं अगर आप उनको उसी टाइम कैश दिखा दो तो मुझे एक बात बताएं, शाम रिसीवर होगा, अब की बारी हम दे रहे हैं। मैंने थर्ड एंट्री में शाम को कितने रुपए दिए, जल्दी से बताओ, 69,000। क्रेडिट वट गोज आउट कितना हुआ, 69,000। लेकिन शाम कितने का रिसीवर है। अब आप कहेंगे जब कैश 69 दिया तो शाम रिसीवर भी तो 69 का हुआ। शाम रिसीवर 70 का ही है। अब आप समझे कैसे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, शाम डेबिट 70। अब आप कहें कि मैंने अपनी जेब से 69 दिए हैं तो शाम 70 का रिसीवर किस चीज का हो गया, पूरी बात समझे। रिसीवर है और 70 का ही है, कैश मैंने उसको कितना दिया, 69,000। मुझे कितने का फायदा हो, बस मुझे पहले ये बताओ, मैं उसके रिसीवर की बात भी करता हूं। हमें जो हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ये मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हो रही है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, पूरा लिख देता हूं, जर्नल इन बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स मालिक है, ठीक है। हालांकि ये बिजनेस की बुक्स हैं, उससे रिलेट मत कर लेना, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मैंने बताया था, मतलब ये बिजनेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस की बुक्स का नाम क्या है, मिस्टर एक्स, बस, ठीक है। एक बात आप समझे, आपने शाम को 70 देने थे, आपने 69 दे दिए, तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ, 1,000 रुपए का फायदा है। मुझे इतना बताएं फायदे कौन से अकाउंट में आते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल में, बताएं। नॉमिनल में ही आते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। आपको क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स का रूल पता है ना, तो बताओ क्रेडिट में बैलेंस बचना चाहिए ना, 1,000 रुपए बच तो रहा है, 1,000 रुपए, मतलब आपको फायदा हो गया टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। अब चलो शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैंने आपको बोला था शाम कितने रुपए का रिसीवर है, हम गिवर कितने रुपए के हैं, 69 के, शाम रिसीवर 70 का है। किस चीज का, कैश का रिसीवर तो है 69,000 से, और हमने उसको लॉस दिया, वो लॉस का रिसीवर भी है।
उस हमने उसको लॉस दिया ना, सीधी सी बात, एक बात बताओ, हमने 70 देने थे। अब आप एक बात समझना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ओनली, इस केस में नहीं होता कि कैश जाएगा या रिसोर्स जाएंगे, लॉस भी तो हो सकता है। देखो जो चीज मेरे लिए फायदा है उसके लिए नुकसान नहीं है। उसने कितने रुपए का लॉस मेरे से रिसीव किया, उसने शाम ने मेरे से कितने रुपए का लॉस रिसीव किया, 1000 रुपए का, तो रिसीवर तो है ही वो। मान लो मैं यहाँ पे 69 की जगह 68 पे करता, तब भी वो रिसीवर 70 का था। 68,000 के कैश का रिसीवर था, 2000 रुपए के लॉस का रिसीवर था, रिसीवर तो 70 का ही रहेगा। एक बात बताओ ना, आप शाम का अकाउंट कैसे खाली करोगे, खत्म ही नहीं हो पाएगा बुक से। मुझे एक बात बताओ, किसी शॉप पे आपने ना 1 महीना सामान लिया, डेली लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, आपका टोटल बिल बन गया 2000 रुपए का। अब 2000 के बिल में से ना आपने उसको कहा ले भाई 1950 रुपए ले ले और काटा मार दे, मतलब 50 रुपए के वो नुकसान में गया ना। और 50, मान लो 1950 लिख के कहता 50 बाकी लेने हैं, तो क्या आपका नाम अभी उसने हटाया अपने बुक्स में से? मैं सिंपल बात कर रहा हूं, देसी बात बिल्कुल। क्या उसने आपका नाम अपनी बुक से हटाया? अगर उसने ऐसे लिख दिया कि 1950 जमा 50 रुपए अभी बाकी हैं, नहीं हटा। लेकिन अगर आप वहां पे खड़े खड़े कहते भाई काट दे 1950 दूंगा, पैसे मत मांग लियो ये 50, मतलब आप उसका नाम तो तभी कटेगा ना जब जब वो पूरे के पूरे 70,000 लिखे जाएंगे। आप खुद सोचें, आपने शाम को कितने रुपए से क्रेडिट किया था? 1 लाख से। यहां पे डेबिट कितने से हुआ? 30 से। तो बचे हुए 70 से यहां पे डेबिट होना चाहिए। मान लो मैं यहां पे 68 लिख देता हूं, मान लो मैं यहां पे 68 लिख देता हूं, सॉरी 69, जो इसका हिसाब था 69। मतलब मेरी बुक्स में अभी तक तो शाम का अकाउंट 1000 रुपए से पड़ा है, मतलब देने हैं। जबकि मैंने तो क्या बोला था भाई, तेरा अकाउंट सेटल है, और शाम के अपनी बुक में लिख के बैठा भाई 1000 रुपए इससे लेने हैं। तो वो जो सेटल्ड था अकाउंट की बात तो फिर झूठी हो गई। सेटल्ड का मतलब ही यही है, कॉपी पे उस पेज पे मेरे काटा लग गया। और काटा कब लगेगा? मैंने अपनी जेब से 69 दिए हैं और वो कह रहा ले भाई 70 का हिसाब पूरा। बुक्स में क्रेडिट था 1 लाख से, जिसमें से 30,000 रुपए से वो पहले डेबिट हुआ, मतलब पहले वो गिवर 1 लाख का था, जिसमें से 30,000 रुपए का रिसीवर बना गुड्स वापसी का। और 70,000 रुपए का रिसीवर किस किस चीज से बना? 69,000 के कैश का रिसीवर है वो, और 1,000 रुपए के लॉस का रिसीवर है। वो लॉस किसने दिया? हमने दिया, मिस्टर एक्स ने दिया बिजनेस में। ठीक है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि वो रिसीवर नहीं है, रिसीवर वो पूरे अमाउंट का ही है 1,000। अब बात को समझे होंगे, ठीक है। हम फिर क्या करते हैं, इन तीनों एंट्रीज को करने के बाद, यही एंट्रीज मैं सेल्स में समझाता हूं, सुनना ध्यान से, यही एंट्रीज मैं सेल्स में समझाता हूं। आप फिर से नोट करना, आप फिर से नोट करना। देखो, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन फॉर ₹70,000। हमने अब की बारी बेचे हैं, पिछली बार खरीदे थे, ठीक है। 70,000 रुपए के गुड्स हमने बेचे हैं। रिटर्न्ड बाय मिस्टर मोहन गुड्स ऑफ ₹20,000। 20,000 रुपए के गुड्स उसने वापस कर दिए, ठीक है। रिसीव्ड ₹48,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये जल्दी से नोट करो, मैं रीड कर देता हूं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन फॉर ₹70,000, रिटर्न बाय मिस्टर मोहन गुड्स ऑफ ₹20,000 उसने वापस कर दिए, और रिसीव्ड 48,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और 48,000 रुपए उसकी फुल सेटलमेंट में मिल गए, ठीक है। ये तीनों एंट्रीज है, हमें ये एक बार अब करनी है। इसको आप नोट करें और मैं इसको रब करता हूं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करो।
अगर आपको, और होगा क्या, कई बार मैं स्पीड से अगर कुछ बोल भी जाता हूँ तो स्पीड उसकी स्लो कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो करके देख लेना, कोई इश्यू थोड़ी ना। जो बात आपको समझ नहीं है उसको स्लो करके सुन लो, ठीक है। और लगता है कि ये चीज़ आपकी रिपीट हो रही है तो उसको थोड़ा फास्ट कर लो, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब आप देखें, हमने गुड्स बेचे किसको, मिस्टर मोहन को। जैसे गुड्स परचेज करना खर्चा था, नॉमिनल था, वैसे ही गुड्स सेल करना भी इनकम है, नॉमिनल है। टू सेल्स नॉमिनल, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, ठीक है। किसको बेचे, 70,000 रुपए के गुड्स हमने बेचे मिस्टर मोहन को, तो मोहन डेबिट, ठीक है, मोहन डेबिट। और मोहन यहां पे क्या है, जैसे मैं गुड्स परचेज कर रहा था मिस्टर श्याम से, वो गिवर था, अब की बारी मोहन क्या है, रिसीवर है। रिसीवर को डेबिट कर देते हैं, और डेबिट द रिसीवर का कौन सा रूल है, पर्सनल अकाउंट। देखो आप एबीसी समझ रहे हो, और कोई बर्डन नहीं डाल रहा मैं आपके ऊपर, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको ट्रैक पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो आप भी उस चीज को वैल्यू देना, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि ना, स्टार्टिंग में चीजें हो सकता है कि आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं बुक्स में। फिर जब प्रॉफिट निकालने वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे ना, तो आपको लगेगा अरे बहुत मस्त करवाया था उस टाइम, ठीक है। तो इसीलिए आपको ना थोड़ा चीज़ों को टाइम देना है, हर चीज़ को। हमें कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं, मतलब हमें कोई भी चीज़ ना, ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरी में सारा कुछ पढ़ाता जाऊं फिर प्रैक्टिकल बाद में देखेंगे। हम जब तक रिलेट नहीं करेंगे ना किसी चीज़ को, थ्योरी और प्रैक्टिकल को जब तक रिलेट नहीं किया जाएगा ना, तब तक अकाउंट समझ आ नहीं सकता। वो सिर्फ क्रैमिंग होती है, क्रैमिंग चाहे आप कितनी भी कर लें। अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है जब आप थ्योरी जो लिखी हुई है उसको सीधा प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं और रिलेट करते हैं। मैंने आपको बिल्कुल भी पर्सनल, रियल, नॉमिनल याद नहीं करवाया था। आप स्कूल में जाके देख लेना, आप याद ही करेंगे लॉकडाउन के बाद, टीचर्स याद करवाएंगे। देखो, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल 70,000 रुपीज, हमने गुड्स बेचे। मोहन यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। अब मोहन ने मुझे गुड्स वापस कर दिए। बात को ना फिर से ध्यान से समझना, जब मैंने 70,000 रुपए के गुड्स बेचे थे तो 70,000 रुपए मेरी क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स हुआ। जैसे ही गुड्स वापस आए तो क्या मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या, यस हुआ। जो मेरे गुड्स बिक गए थे उसमें से 20 के वापस आ गए। सेम बात, जैसे मैंने गुड्स परचेज करे थे तो मैंने किसी को वापस करे तो मेरी इनकम बन गई थी, क्योंकि खर्चा कम होना भी इनकम है। वैसे ही इनकम कम होना भी तो खर्चा है, मतलब लॉस है। आपकी इनकम जो 70 की थी, गुड्स वापस आने से, मतलब जिसको मैं क्या बोलूंगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट डेबिट, नॉमिनल लॉस हो गया मतलब हमें। और किससे आई, मिस्टर मोहन से, तो मोहन गिवर है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। 20,000 रुपए के गुड्स उससे वापस आ गए। मुझे एक बात बताएं, आपने मोहन से कितने रुपए लेने थे, 70,000 रुपए लेने थे, और मोहन हमें कितने दे रहा है, हमने मोहन से 70,000 रुपए लेने थे, जिसमें से मोहन गिवर ऑलरेडी बन चुका कितने का, 20,000 का, अपने गुड्स वापस कर रहे हैं। अब मोहन से कितने रुपए और लेने हैं, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए हमें लेने हैं ना, एक सेकंड बच्चों, बैटरी लो हो गया। तो हमें कितने रुपए लेने हैं, हमें अब उससे 50,000 रुपए, 50,000 जब हमने लेने हैं, और वो हमें कितने रुपए दे रहा है फुल सेटलमेंट पे, मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं 48 लिखा था कि 49 लिखा था। अब मैं ना एक काम करता हूँ, 49 से कर देता हूँ, आपने अगर 48 लिखा था तो 49 कर लेना, मुझे ध्यान ही नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप क्या करें, आपको कैश कितने का मिला, कैश अकाउंट डेबिट 49,000। आपने उस पर्सन से 70,000 रुपए लेने थे, जिसमें से 20,000 का गिवर वो बन चुका गुड्स वापस करके। अब आपने उससे 50,000 लेने हैं, और फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब बराबर। अगर ऐसे कहता ना, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹49,000, बस इसके बाद कुछ ना बोलता, मतलब अभी फुल सेटलमेंट नहीं हुई, अभी भी 1,000 लेना बाकी है। सेम बात आप उसमें समझे, शाम वाले में सेटल्ड द अकाउंट, सेटल्ड का मतलब फुली सेटल्ड ही है। नहीं तो ऐसे कहता पेड टू शाम रुपीज, उसमें कितने थे, 70 थे, पेड टू शाम ₹69,000। अगर यही लाइन पे खत्म हो जाती ना बात, इसका मतलब अभी 1,000 बाकी देने थे, मतलब नॉर्मल। लेकिन अगर ये फुली सेटल्ड बोल देता है, फुली सेटलमेंट या सेटल्ड द अकाउंट, इसका मतलब हिसाब बिल्कुल बराबर हो रहा है, या तो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब आप खुद सोचें, फुली सेटलमेंट में मुझे कितने मिल रहे हैं, 49, और मैंने लेने कितने थे, वो गिवर कितने का होता,
कौन है, मोहन। मोहन गिवर होता कितने का, 50,000 रुपीज का, लेकिन हुआ कितने का, ये पर्सनल है, क्रेडिट द गिवर, और हमें उसके बदले में रिसीव कितने हुए, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, अब बताएं वो गिवर कितने का है, वो गिवर कितने का है, हम हमें कितने रुपए मिले 49,000, लेकिन वो गिवर 50 का है, क्योंकि वो गिवर दो चीजों का है। एक तो कैश का गिवर है कितने रुपए से, वो गिवर है मोहन कितने रुपए के कैश का गिवर है 49,000, और अब की बारी वो कितने रुपए के लॉस का गिवर है, वो मुझे 1,000 रुपए का लॉस भी तो दे रहा है, 1,000 रुपए का वो मुझे लॉस भी दे रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड। जब हमें डिस्काउंट देनी पड़ती है तो अलाउड, और जब हमें मिलती है तो रिसीव्ड, बस। तो एक बात बताएं, हमारे पास कैश आया 49,000, डेबिट व्हाट कम्स इन, वो गिवर कितने का है, 50,000 का ही है, क्रेडिट का गिवर, जिसमें से वो कैश का गिवर कितने का है 49,000 का, और लॉस का गिवर कितने का है, वो लॉस भी तो दे रहा है, वो मुझे 1,000 रुपए का दे रहा है ना, मेरे को 1,000 कम मिले हैं, तो डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, कौन सा रूल है, नॉमिनल। नॉमिनल में क्या रूल है, डेबिट साइड में डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंस, मुझे लॉस हुआ, और लॉस के लिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, बस 1,000 रुपए। आपको दोनों तरीके से बात समझाएं, किस तरीके से, परचेज वाले से भी, सेल्स वाले से भी। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि रिसीवर गिवर सिर्फ कैश का रिसोर्स का होता है, लॉस का भी होता है, आगे और भी रिसीवर गिवर आएंगे, और भी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अभी हमारा मेरा काम ये है कि मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया ना, इसके ऊपर आपने सेकंड क्वेश्चन खुद करना है, मेहनत करनी है एक बारी, फिर आप मैच करवा लेना मेरे से। जो ग्रुप में कनेक्टेड है व्हाट्सएप वाले पे या ऐप में कनेक्टेड है, तो वहीं से कॉल करके भी बेशक पूछ सकते हैं, आप सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं, जो आपने किया है ना वो मुझे भेज सकते हैं, मैं वहां पे टिक भी कर दूंगा। ठीक है, और एक बार मैं बोर्ड पे भी कर दूंगा, देखूंगा नेक्स्ट क्लास में, अगर आपका रिस्पॉन्स पहले से ही पता लग गया तो वहीं पे ही चेक कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, बाय बाय।